भारत में 1977 में परिवार नियोजन करने का प्लानिंग असफल हुआ, सरकारें गिर गई, इसलिए अब अप्रत्यक्ष रूप से भारत की बेटियों को बांझ बना दो। और इसका परिणाम आज हुआ है कि हमारे देश की सरकार ही कह रही है, और पिछले सेंसस रिपोर्ट को आप पढ़ करके देखिए, हमारे सरकार का हेल्थ मिनिस्ट्री कहता है कि आज भारत की 30% बेटियां इनफर्टिलिटी की शिकार हैं, मतलब बांझ हो गई हैं या बांझ होने के कागार पर हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश में हो रहा है। इस षड्यंत्र से लड़ने के लिए मैंने अपने गव्य सिद्ध भाइयों से निवेदन किया कि आप हिम्मत करो, कुछ उदाहरण समाज के लिए खड़ा करो। हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा पराक्रम करके दिखलाया है। इस मंच पर जो प्रथम पंक्ति के पीछे जो भाई बैठे हैं, वे सभी ऐसे ही पुरुषार्थी भाई बहन हैं और उनकी पत्नियां हैं। मैं निवेदन करूंगा विशाल भाई और उनकी पत्नी से कि आप खड़े हो जाएं और लोगों को आप अपना अनुभव बताएं कि गर्भधारण किस तरह से नैसर्गिक क्रिया है, उसमें किसी भी तरह का जो दवा है उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम गौ माता के पंचगव्य को आधार मानकर अगर हमारे देश की बेटियां गर्भ धारण करें तो पहली बात होती है नैसर्गिक प्रसव क्रिया, और दूसरी बात होती है कि वही बच्चा कल आगे होकर इस देश का अगला भगत सिंह और मंगल पांडे बनने वाला है। विशाल भाई और उनकी पत्नी ने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और ये बहन गर्भधारण से लेकर के प्रसव क्रिया तक किसी भी औषध का प्रयोग नहीं की तो केवल गाय के गव्य का नैसर्गिक प्रसव हुआ। अभी कुल मुश्किल से 15 दिन पहले हुआ है और मेरे निवेदन पर इन भाई और बहन का साहस देखिए कि वो आप तक उदाहरण बन करके खड़ा है। मैं निवेदन करूंगा विशाल भाई से कि 2-3 मिनट में अपनी बात को रखें। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों ने गव्य चिकित्सा सीखी और गुरुदेव का ही था, मन में भी प्रबल इच्छा थी कि जो बच्चे हो, अगला जो बच्चा होगा उसके लिए हम किसी भी डॉक्टर की कोई भी चिकित्सा कोई भी परामर्श नहीं लेंगे। तो ये जो बच्ची आपके सामने हुई है इसके लिए हमने एलोपैथी की कोई भी दवा नहीं ली है। बिटिया पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अब लगभग 1.5 से 2 महीने की होने वाली है। हमने इसको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगवाया है, कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया है, केवल गौमूत्र हमने इसको दिया, गौमूत्र की चिकित्सा की है। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हमने किया था। इसके प्रसव से ही हमने शुरू किया था। इसको देशी गाय के दूध में देशी गाय का घी प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच हम इसको पिलाते थे। प्रतिदिन इसकी मां को हमने देशी गाय के दही हमने दिया है, उसमें थोड़ा सा चूना, जीरे के दाने के बराबर चूना डालते थे, और एक अनार फल के रूप में अनार का प्रयोग हमने किया है। बस ये पंचगव्य चिकित्सा करी है और बाकी ये बच्ची आपके सामने है। आप सबने मेरी बात को सुना। थोड़ा सा कुछ मेरी पत्नी कुछ कहना चाहे, आपका बहुत बहुत आभार। गौ माता की जय। मैं यहाँ अपने पति श्री विशाल गुप्ता जी के साथ आई हूँ। ये यहाँ गव्य से चिकित्सक हैं। हमने शुरू से ही ये मेरी जो 2 महीने की बच्ची है, इसके प्रसव पीड़ा से पहले से ही, गर्भ धारण करने से पहले से ही मैंने गौ माता का दूध, दही और घी का सेवन किया। इसके अलावा हमने कोई दवाई, कोई वैक्सीनेशन या किसी डॉक्टर की सहायता भी नहीं ली। लगभग 1 दर्जन ऐसे उदाहरण हमने खड़े किए हैं भारत के लोगों को बताने के लिए कि देखो, गौ मां और उनके गव्यों को अगर अपने जीवन में उतारोगे कुछ भी मुश्किल नहीं। और मैं आपको एक विश्वास के साथ कहता हूं कि इस साल जो 1 दर्जन जो बच्चे गव्य का गर्भ में सेवन करके निकले हैं, आने वाले 10 से 15 वर्षों में देख लेना, इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई एक भगत सिंह निकलेगा इस देश में क्रांति की मशाल जलाने के लिए। और ऐसा ही एक साहसी भाई हमारे साथ हैं, गव्य सिद्ध डॉक्टर नितेश ओझा। इन्होंने और इनकी पत्नी ने भी ऐसा ही प्रयोग किया। मैं निवेदन करूंगा
गव्यसिद्ध नितेश भाई से, और उनकी माता जी यहाँ उपलब्ध हैं जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। आप भी आइए और नीतीश भाई अपना अनुभव बताएं। बिना किसी टीके के या डिलीवरी के पहले किसी भी एलोपैथ की दवा से हमने घर में ये निर्णय लिया। सबसे पहले इस निर्णय का घर में भी विरोध हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब दूसरे पेशेंट पे हम ये प्रयोग करते थे और वहाँ से जो सक्सेस की बातें सब सुनते थे, तो घर वालों को धीरे धीरे विश्वास होने लगा और इसी तरह ये आगे बढ़ते गया। और बिना किसी दवाई के, मतलब जो पूरा गर्भधारण का समय है उस बीच में कोई भी दवा हमने प्रयोग नहीं की। और उसी के साथ जब उनको प्रसव का वक्त आया तो अचानक मैं और गुरुजी एक दौरे पे थे, तब मुझे अचानक फोन आया कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्रिटिकल हुआ है, आपको तुरंत घर आना पड़ेगा, तुरंत अस्पताल आना पड़ेगा। और हम ऐसे एक रूरल एरिया में थे कि जहां हमारा फोन रिचेबल नहीं था, नॉट रिचेबल था। और अचानक फिर फोन आया कि हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है मेरी वाइफ को, और आप घर आइए, आप तुरंत अस्पताल आइए, क्योंकि आज के आज वो सीजर कराना पड़ेगा। एक्चुअली वो दिन था नॉर्मल डिलीवरी के 15 दिन पहले का समय था, कि जब उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से पहले घर वालों ने डर के मारे हॉस्पिटलाइज कर दिया था। फिर मैं जब गया वहां से कार्यक्रम से आया, तुरंत मैं अस्पताल में गया। अस्पताल में जाके क्या ट्रीटमेंट दिया है क्या अभी तक देखा तो कुछ भी नहीं दिया था। रविवार था, उस दिन डॉक्टर नहीं थे, कुछ भी दिया नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि मैं जब तक डॉक्टर से बात नहीं करूंगा तब तक आप कुछ मत देना, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूं और मेरे परमिशन के सिवा आप पेशेंट पे कुछ प्रयोग मत करना। और इसी तरह फिर वो रुक गए। अगले दिन सुबह दोपहर को डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद फिर मेरी संवाद हुई, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि इतना अर्जेंट ये करने का क्या कारण था। तो हमने सिर्फ डायग्नोस सिस्टम यूज किया था। एक्चुअली घर वाले थोड़े परेशान थे, इस वजह से डायग्नोस सिस्टम थोड़ा यूज किया था। लेकिन डायग्नोस सिस्टम के टाइम पे उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है इसके माँ के पेट में पानी कम है। फिर दूसरा उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया कि ब्लड में इन्फेक्शन है। और तीसरा प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि जो नाल जो है वो उसके गले के बीच में अटक गई है, तो इसलिए हमको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा और सीजर कराना पड़ेगा। मैं बोला ये रिपोर्ट कब का है, तो उन्होंने कहा कि 8 दिन पहले का रिपोर्ट है। तो मैं कहा कि क्योंकि मैं कभी हॉस्पिटल जाता नहीं था मेरी वाइफ के साथ, वो ही जाती थी, सिर्फ चेक करके आती थी। मैंने 6 हॉस्पिटल बदलने को लगाया उनको, कि जहां मेरे को गलत लगा तो वहां पे मैं चेंज करने को लगाया। फिर उसके बाद जब मेरी बात हुई डॉक्टर से, तो मैंने कहा कि 8 दिन पहले का रिपोर्ट है, अगर 8 दिन में आपके पास कुछ है क्या और हम कम कर सकते हैं इसको, कि जो नाल अड़की हुई है उसको निकाल सकते क्या है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा इन्फेक्शन कम करने के लिए आपके पास कुछ है? नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास उसके लिए इन्फेक्शन के लिए कम नहीं, वो तो अभी बहुत बढ़ गया होगा। फिर उन्होंने बोला कि फिर मैंने पूछा कि आपके पास पानी जो कम हुआ है वो बढ़ा सकते हैं? वो तो बढ़ कभी नहीं सकता। तो मैंने आपके पास सिर्फ सीजरिंग यही ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा अब देखिए हमारे पास बचाना, बच्चे को और माँ को सुरक्षित बचाना यही ऑप्शन है। इन्होंने बहुत डरा दिया हम घर वालों को, लेकिन मैं एक था कि मैं डरा नहीं। मैंने कहा कि मेरे को सेकेंड ओपिनियन लेना है। तो सेकेंड ओपिनियन में 8 दिन से मैं, जब वो रिपोर्ट आया था तब से मैंने पंचगव्य मतलब चल ही रहा था, लेकिन वो पंचगव्य थोड़ा डोज गुरुजी से कंसल्ट करके फिर से डोज चेंज कर दिया और वो चालू किया। उसके बाद जब 8 दिन के बाद जब हमने वो डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज किया था, तब मैं लेके गया मेरी पत्नी को और डायग्नोस फिर से कराया, तो सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये 8 दिन पहले का रिपोर्ट है, अब जो नॉर्मल डिलीवरी डेट है उसी दिन मैं आऊंगा, उसी दिन नॉर्मल पेन्स आने के बाद हम प्रसव करेंगे। और वैसे ही हुआ। जो 7 अक्टूबर मेरी वाइफ की डिलीवरी की डेट थी, उसी दिन वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उसके बाद आज तक हमने कोई भी टीकाकरण नहीं कराया। मेरी बहू की डिलीवरी हुई तो सब हम सीजर का तो नहीं बोल रहे थे, तो नॉर्मली किया है डिलीवरी हमारे लड़के ने सब कुछ। अभी तक कुछ टीका वगैरह नहीं, गुरुजी बोले वैसे ही किया है हमने। धन्यवाद। इस बच्चे का नाम
उसके जन्म से पहले मैंने आयुर्वेद रखा है। ऐसा ही प्रयोग हमारे एक सशक्त साथी गौरक्षक पांडुरंग गोडसे जी ने अपने परिवार के साथ किया, और अंकुश गोडसे कुछ तीन चार महीना पहले उनकी पत्नी का प्रसव हुआ, और यही पंचगव्य की प्रक्रिया, बच्चा नॉर्मल हुआ, उसका नाम ऋग्वेद है। और उससे 5-6 महीना पहले हमारे एक और साथी अजय पाटिल, उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ पंचगव्य का प्रयोग किया, और वह बच्चा अथर्ववेद है। तो ये 3 वेद जो गर्भ में ही पंचगव्य का पान किया, वो वेद ही है, और आपके इस सांगली का एक सशक्त उदाहरण के रूप में खड़ा है। मैं सांगली की जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, इन सबसे निवेदन करूंगा कि ये जो सरकारी षड्यंत्र चल रहा है कि इस देश में कोई भी बच्चा निरोगी पैदा ना हो, इस षड्यंत्र को तोड़ दो। वैक्सीनेशन के जो टीके लगाए जाते हैं, उसका फॉर्मुलेशन आज तक सरकार नहीं बताई। मैं अपने मोहल्ले के और परिवार के किसी भी बच्चे को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगने देता हूं, तब डॉक्टर डराते हैं कि मुकदमा करूंगा। मैं कहता हूं संविधान ने मुझे एक मूलभूत अधिकार दिया है कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी दवा का प्रयोग अगर हमारे शरीर पर कर रहा है तो उसमें क्या है ये जानने का मौलिक अधिकार है। तुम बताओ कि इस वैक्सीनेशन में क्या है, इसका फॉर्मूला, इसके बाद मैं मना नहीं करूंगा। अगर हमारे शरीर के लिए, अगर हमारे बच्चे के लिए उपयोगी है, जरूर लगा लेना, लेकिन अगर फॉर्मूला ओपन नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, हम नहीं लगने देंगे। अगर ऐसी बात करोगे ना आप अपने डॉक्टरों से, भाग जाएंगे, वो आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत षड्यंत्र है। इसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए, तो मैं ये पूरा षड्यंत्र आपको बता सकता हूं। आज समय की सीमा है, उसकी मर्यादा रखते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे दर्जन भर उदाहरण इस साल खड़े हुए हैं हमारे देश में, और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। आने वाला 10-15 साल के बाद देख लेना, इस देश में यही बच्चे क्रांति खड़ी करेंगे। तो एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा देश की सारी बहनों से और माताओं से कि प्रसव की जो नैसर्गिक क्रिया है, इसे नैसर्गिक रहने दीजिए और डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ो। मैं भी एक डॉक्टर हूं, इसलिए कह रहा हूं, उनकी बातों को मैं जानता हूं। हमारे बीच जो है इसके बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर मनी जी बैठे हुए हैं, संगीता जी बैठे हुए हैं, कन्नमल जी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने सैकड़ों ऐसे उदाहरण खड़े किए हैं। बैठे हुए सभी भाइयों को, मेरी बहन को मेरा सादर प्रणाम, और सभी भाई और बहनों को मेरा सशक्त नमन। गौ माता के लिए जितना परिश्रम हम करना चाहते हैं, हमारे जीवन में उतना ही कम है। हम चाहते हुए भी गौ माता की हत्या बंद नहीं होती है, और हमारे नजरों के सामने वो ट्रक में लाद कर जाते हैं और देखते हैं। और हमारे चेन्नई में तो शहर के बीच में कत्लखाना है, उसी रोड से हम गुजरते हैं और उनका मांस जो गाड़ियों पे, छोटी छोटी गाड़ियों पे लाद कर ले जाता तो है, तो हम उसको देख कर मेरे दिल में ऐसा आता है, हे भगवान तुम कहाँ चले गए। गैया को जो चराने वाला कृष्ण भगवान उनको भले लगाते थे, और आज इनका मांस देखो कैसे लेके जा रहे हैं। कोई इनको बचाने वाला कोई नहीं है। खासकर मैं क्या करूं इनके लिए, इतनी बहबूत हो जाती हूँ, और कुछ सोचने के लिए मेरे पास बहुत गंभीर होकर के सोचती हूँ। कुछ दिन के बाद तो कुछ न कुछ हाल निकलेगा। ऐसी गौ माता की हमारे देश में दशा है, और हमारे भाई लोग देखकर भी और कुछ नहीं कह पाते हैं, और चुपचाप हाथ मुंह पे हाथ पे दिए बैठे रहते हैं। आज के भाई और बहन और बच्चों को जरा भी संस्कार
नहीं देते हैं गाय माता के प्रति कि गाय क्या मूल्य है और उसका संस्कार हमको करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। और आज गाय के लिए माताओं खुद डरती है, गाय घर में ले आएंगे तो काम करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, 8 बजे तक सोना नहीं होगा, गाय रहेगी तो काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी आलस्य बन करके बैठे हैं और आलस को जरा त्याग करके और गौ माता के लिए आप लोग भी बाहर आइए और गौ माता की रक्षा और गौ विज्ञान की सब आप पढ़ना चाहिए और औरों की रक्षा करिए, आपकी भी करिए, गौ माता की भी करिए। I am Dr. G. Mani from Tamil Nadu. Actually, I did not know about anything about this Panchagavya therapy first. Earlier, I do not aware of it actually. My field of study is entirely totally different. From 1975 onwards, I started my research work in social hygiene, that is social health, related to society and their psychology and their health, mental health and physical health. Okay, I conducted one research study in Madras, that too among slum mothers, pregnant mothers. I submitted a paper to national government regarding their prenatal and postnatal care during pregnancy and after pregnancy. Okay, so my work was started from 1975 onwards. Then afterwards I got a Commonwealth University's Research Award to go to Australia and do my PhD program. From the whole of India, I was selected for that. Then afterwards, I got my job in Madurai Kamaraj University as a professor and head of the department. Then I was going on doing my research like that. Already searched things are there, but we are again researching. That is the actual phenomenon, what is going on in our country. Okay, then finally, after getting my retirement from the university services, even before that I started my clinic, part-time clinic. I was practicing as a psychotherapist mainly. That was my main profession. Then after retirement, I went to abroad. I got some medicines in my hand. That was the eye-opener for thinking about the cell therapy. That was the turning point in my life. I found a wonderful thing in our life. I just started practicing my profession with the help of those medicines. Previously, I was not using any medicine. Only guidance, counseling, training, all these things will be there. But afterwards, I started giving medicines to my patients. After giving our medicinal support to our psychiatric patients, I found that this is a wonderful thing which why we can't, the other people are not doing so like that. My thinking was going on. I published several papers on that subject also, nationally and internationally, then locally. Several papers I was published actually. My research works were appearing in so many journals.